नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। वाई क्रोमोसोम डिलीशन क्या होता है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है क्या? ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। वाई क्रोमोसोम डिलीशन, जैसे मैंने कहा, एक जेनेटिक इशू है। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल वाई क्रोमोसोम जो होता है उसमें से थोड़ा सा एक छोटा सा भाग नहीं होता है, म्यूटेशन होता है उसमें, और ये जो भाग है ये खो जाने की वजह से, लॉस कहते हैं इसे, इसकी वजह से ये इशू हो सकता है। तो ये जो क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल डेवलपमेंट के लिए, फर्टिलिटी के लिए पुरुषों में। वाई क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं जो मेल बॉडी पार्ट्स के लिए जरूरी होते हैं, फंक्शनिंग के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर कहीं भी कुछ डिलीशन हो गया, यानी कि इंपॉर्टेंट भाग निकल गया डेवलपमेंट के दौरान, तो वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन हो सकता है, जिसकी वजह से अन्य प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, बट मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर इंपॉर्टेंट पार्ट गया है जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, तो मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। इससे पहले कि हम जाने कि किस तरह के वाई क्रोमोसोम डिलीशंस हो सकते हैं, पहले हम वाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को जानेंगे। पुरुषों में दो क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो वाई क्रोमोसोम ही सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम है पुरुषों में, क्योंकि वही उसे पुरुष होने का अस्तित्व देता है। ये उसके फादर से आता है और फादर को फादर से। तो ये जेनेटिकली जो लड़का पैदा होना था, ये वाई क्रोमोसोम फादर की तरफ से ही आता है। वाई क्रोमोसोम में बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि सूडो ऑटोसोमल रीजन्स, जिसे PAR भी कहा जाता है, और मेल स्पेसिफिक रीजन भी। अगर मेल स्पेसिफिक रीजन में कुछ जीन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मेल डेवलपमेंट के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई म्यूटेशन होता है, इसमें अगर कुछ छोटा सा कोई भाग निकल जाता है, तो स्पर्म प्रोडक्शन की वजह से, स्पर्म प्रोडक्शन ठीक नहीं होने की वजह से, क्वालिटी ठीक नहीं रहने की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो किस तरह के वाई क्रोमोसोम डिलीशंस हो सकते हैं, आज हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको नाम बताऊंगी उनके। AZFA यानी कि अजूस्पर्मिया फैक्टर A डिलीशन। इस डिलीशन में ये होता है कि जो स्पर्म का, वाई क्रोमोसोम का AZFA रीजन होता है, जो छोटा भाग होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सबसे सिवियर फॉर्म ऑफ इनफर्टिलिटी जो अजूस्पर्मिया होता है, जिसमें स्पर्म्स बिल्कुल बाहर नहीं आ पाते, ये प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि अजूस्पर्मिया यानी स्पर्म्स बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होना देखा गया है AZFA रीजन में। अगर म्यूटेशन रहा तो, डिलीशन रहा तो, छोटा सा भाग वहां से अगर निकल गया तो। AZFB फैक्टर नेक्स्ट है, इसमें अगर कुछ डिलीशन हुआ है तो भी अजूस्पर्मिया हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद ठीक से वो डेवलप नहीं हो पाता, इसीलिए अजूस्पर्मिया होने के चांसेस AZFB के डिलीशन होने पर भी हो सकता है। AZFC ये बहुत कॉमन है, और इसके जो इफेक्ट्स हैं बहुत वेरीड है, बहुत वेरीड। यानी कि स्पर्मेटोजेनिक इम्पेयरमेंट हो सकता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्म्स पैदा हो रहे हैं, ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक से मोटाइल नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर AZFC में कोई डिलीशन हो रहा है। इसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकता है, या अजूस्पर्मिया भी हो सकता है। तो ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट डिलीशन के टाइप्स हो गए, वाई क्रोमोसोम के डिलीशंस। तो वाई क्रोमोसोम डिलीशन की वजह से इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है? स्पर्मेटोजेनिक डिसरप्शन, यानी कि अगर ये जीन्स जो बहुत जरूरी हैं डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस, टेस्टिस के मेंटेनेंस के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, अगर इन जीन्स में ही प्रॉब्लम हुआ, स्पेशली AZFA, AZFB या AZFC जो रीजन्स की मैंने बात की है, उनमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल अगर नहीं है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। यही नहीं, वाई क्रोमोसोम डिलीशन की वजह से अगर उसमें कोई भी पार्ट डिलीट हो जाता है, तो क्वालिटी ही नहीं, क्वांटिटी ही नहीं, फंक्शन भी ठीक से नहीं रह पाता। और ये जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, इनमें स्ट्रक्चरली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से अगर स्पर्म अंडे तक पहुंच भी गया, मोटाइल भी रहा, तो उसे शायद फर्टिलाइज ना कर पाए, और एम्ब्रियो अगर तैयार भी हो जाए तो ठीक क्वालिटी का ना हो। सो वाई क्रोमोसोम डिलीशंस की वजह से नंबर ही नहीं, अजूस्पर्मिया ही यानी कि स्पर्म्स ना होना ही नहीं, क्वालिटी भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद आता है प्रॉब्लम अजूस्पर्मिया का। AZFA और AZFB डिलीशंस अक्सर एजोस्पर्मिया का कारण बन सकते हैं, जहाँ पे स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं होते इजैकुलेट में। इसकी वजह से नॉर्मली कंसीव कर पाना मुश्किल हो सकता है। ओलिगोजोस्पर्मिया, AZFC के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें ओलिगोजोस्पर्मिया अक्सर देखा गया, यानी कि कम नंबर होना, काउंट बहुत कम होने के कारण नॉर्मली प्रेगनेंसी ना हो पाना।
इंक्रीज रिस्क ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है। जब ये वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन होता है तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से नेचुरली कंसीव कर पाना मुश्किल हो सकता है और ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी फ्यूचर जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो हम इसका अनुमान कैसे लगाते हैं, इसे कैसे पता लगाते हैं कि आपके बॉडी में ये है या नहीं, और इसे कैसे मैनेज किया जाता है? जेनेटिक टेस्टिंग किया जाता है जिसमें वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन है या नहीं पता लगाया जाता है, और इसमें कौन सा पर्टिकुलर पार्ट नहीं है ये भी देखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा A, B, C, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से आपको ये मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो रहा है। यही नहीं, जब आप ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, फर्टिलिटी असेसमेंट के लिए आते हैं, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, सीमेन एनालिसिस किया जाता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ तक है, मतलब स्पर्म क्वालिटी कम, क्वांटिटी कम है या क्वालिटी भी ठीक नहीं है। ट्रीटमेंट बहुत तरह के हैं, ऑफ कोर्स अगर काउंट मोटिलिटी ठीक रहा तो IUI भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अक्सर ऐसे पेशेंट्स में IVF की कोशिश की जाती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन द्वारा, जहाँ पे एक स्पर्म को अंडे के अंदर डालकर एम्ब्रियो बनाया जाता है और वो एम्ब्रियो को, यानी कि बच्चा होता है वो सेल्स को आपके वाइफ के गर्भ में डाला जाता है, जिससे प्रेगनेंसी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सिवियरिटी कितना है ये अनुमान लगाना चाहिए, ये डिलीशन, ये प्रॉब्लम कहाँ है अनुमान लगाना चाहिए, उसके बाद बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहेगा आपको बताया जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।